आरके जीएस हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के 1 से 5 सितंबर तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे और करंट अफेयर्स आज के एग्जाम के लिहाज से लगभग सभी एग्जाम में करंट का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना करंट अफेयर्स के सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि अगर आप बात करेंगे कि यूपी पीसीएस की, तो पीसीएस में तकरीबन 30 टू 35 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 150 आउट ऑफ 150 में। ठीक है, अगर आप आर ओ ए आर ओ की बात करते हैं तो इसमें भी 20 से 25 क्वेश्चन करंट के आते हैं आउट ऑफ 140 में। तो ठीक है, आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करंट अफेयर्स का कितना महत्व है। इस हिसाब से हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे अल्टरनेट करके। 1 से 5 के दिन का अल्टरनेट रहेगा, जैसे 1 से 5 आ गया, फिर अगली वीडियो में 5 से 10 का आएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसरो ने पीएसएलवी, जो पीएसएलवी रॉकेट है, पीएसएलवी C-57, तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ पूछ लेता है कि कौन सा रॉकेट है। तो पीएसएलवी C-57, जो ये 57 है, ये नंबर याद रखेंगे कि हमारे रॉकेट का नाम PSLV-C सब में होता है, सिर्फ ये नंबर चेंज होता है। ठीक है, तो PSLV-C-57 से जो पहला सौर मिशन इसरो ने लॉन्च किया है, आदित्य L1, सफलतापूर्वक इसे प्रक्षेपित कर दिया गया है। और ये वेधशाला श्रेणी का पहला सौर मिशन है, और ये सौर मिशन का ही पहला है। अभी तक हम सूरज के लिए कोई मिशन लागू नहीं किए थे, मतलब अभी तक कोई मिशन नहीं था हमारे पास। इसके लिए हमारे पास पहला मिशन हुआ है आदित्य L1। देखिए ये L1 क्या है, अगर ये देख लेंगे तो इससे आपको आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएगी। L1 इज ए पोजिशनिंग, जो कि सैटेलाइट है उसका ये पोजीशन बताता है। ठीक है, आदित्य L1 अभी हम देखते हैं फिगर में, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं जो सोहो है। सोहो कौन सा है? सोलर हेलियो स्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट मिशन है। ये किसका है? नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। तो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो संयुक्त मिशन है उसका नाम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सोहो, सोलर हेलियो स्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट मिशन। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, ये सोलर के लिए है और ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये नासा का है और इसकी पोजीशनिंग क्या है? L2 है। तो सोहो L1 है जो आदित्य L1 की है, और L2 जो है वो आ, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की है। अब इस फिगर में देखिए, यहाँ पर देखिए ये सूर्य है। ठीक है, अब ये सूर्य के पोजीशनिंग देखिए, ये L1, L2, L3। तो जो L1, L2, L3 है ये अनस्टेबल है, मतलब इसकी पोजीशनिंग बदलती रहती है। लेकिन हमारा जो आदित्य L1 है, इस पोजीशन पे जाकर के ये स्टेबल होगा। और L2 पर कौन सा है? L2 पर ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है जो कि नासा का है। और यहीं पर L1 की जगह पर जो सोहो है, सोहो जो सोलर है, किसका? ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन दोनों का है। तो हम इसको याद रखेंगे कि अपना L1 पोजीशन पर, L1 क्या है? ये पोजीशनिंग है किसका? आदित्य L1 का। ठीक है, केंद्र सरकार ने राज्यों से लॉजिस्टिक नीति तैयार करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जो राज्य हैं वो अपनी लॉजिस्टिक, अलग से लॉजिस्टिक नीति लागू करें। 22 राज्य अब तक अधिसूचित कर चुके हैं इसको। और जो लॉजिस्टिक नीति है, ये 2022 में जो लॉजिस्टिक नीति आई थी, उसकी जो लागत है वो जीडीपी का 14 से 18% अब तक होती है, और जो हमारा लक्ष्य है कि 2023 तक इसे हमें 8% लाना है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है जो लॉजिस्टिक नीति के है, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। मान लीजिए अगर पूछ लिया कि जीडीपी का 8%, मतलब 2030 तक का जीडीपी का कितना परसेंट लॉजिस्टिक लागत लक्ष्य रखा गया है, तो आप कहेंगे 8%। कब तक? 2030 तक। ठीक है, और जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है। तो 2023 में इंडिया की रैंक कितनी है लॉजिस्टिक नीति में? 38 है। लॉजिस्टिक नीति से एक फायदा होता है कि जैसे आप व्यापार में आपका सुगमता बढ़ जाता है,
और जो आपके पास जो संसाधन होता है उसका विनिमय कैसे करना है, इन सब चीज़ों को लागू करता है। जो संसाधन होते हैं हमारे पास, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, या उद्योग की बातें होती हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए लॉजिस्टिक नीति हर स्टेट लागू करने के लिए ऐसा कहा गया है, सरकार, केंद्र सरकार कह रही है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, अटलांटिफिकेशन आर्कटिक महासागर को अधिक खारा और गर्म बना रहा है। अब देखिए अटलांटिफिकेशन क्या है, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि अटलांटिक महासागर की बात हो रही है, क्योंकि ये अटलांटिफिकेशन की बात कर रहा है। और ये क्या कह रहा है कि अटलांटिफिकेशन की वजह से जो आर्कटिक महासागर है वो अधिक खारा और गर्म हो रहा है। हम सबको पता है कि जो अटलांटिक महासागर है वो नॉर्थ पोल है, ठीक है। अगर आप ऐसे बात करते हैं पूरी पृथ्वी है, तो यहाँ पर हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर हो गया साउथ अमेरिका, ठीक है। और यहाँ पर हो गया यूरोप, अफ्रीका, और ये वाला पूरा पार्ट हो गया यूरोप। तो ये वाला पूरा पार्ट जितना है ये हो गया आर्कटिक महासागर। चूंकि ये कैसा है, आर्कटिक महासागर, ये ठंडा प्रदेश है, यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है। और जो आर्कटिक होता है, आर्कटिक महासागर के ऊपर पूरा बर्फ जमी रहती है, ठीक है। ऊपर बर्फ जमी रहती है और इसके इसके नीचे ठंडा पानी होता है, ठीक है। और ये पूरा है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर गर्म है, ठीक है। और ये जल और खारा भी है, तो ये जल ठंडे की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है, हमेशा। लेकिन ये अब तक नहीं जा पा रहा था। अब तक पिछले कुछ दशकों से ये पानी इंटर कर जा रहा है कहाँ पर, आर्कटिक के नीचे। तो जब आर्कटिक के नीचे ठंडा पानी जाए, गर्म पानी जाएगा, अटलांटिक महासागर का पानी जाएगा, तो ऊपर जमी हुई जो आर्कटिक महासागर की जो बर्फ है ये पिघलना शुरू हो जाएगी। ऐसा ये पिछले कुछ दशक में हम देख रहे हैं, क्योंकि जलवायु जलवायु का परिवर्तन तो हो ही रहा है। और उसके अलावा इन जगहों पर, इन दोनों जगहों पर, साइबेरिया में और नॉर्थ अमेरिका के पास जो अलास्का वाला पार्ट है, वहाँ पर चक्रवातीय जो ध्रुवीय और प्रतिध्रुवीय दोनों चक्रवात एक दूसरे को बदल करके, अल्टरनेट करके, कभी यहाँ पर चक्रवात आ जाता है प्रति चक्रवात, और कभी यहाँ पर चक्रवात आ जाता है। तो ये दो बदल के चक्रवातों की वजह से अब अटलांटिक का जल जो है वो आर्कटिक के नीचे जाना शुरू हो गया है। इसी को कहा जा रहा है अटलांटिफिकेशन। तो इसको वैज्ञानिकों ने अटलांटिफिकेशन कहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि अटलांटिफिकेशन क्या है और आर्कटिक महासागर में क्या-क्या परिवर्तन हो रहा है अटलांटिफिकेशन से। एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में आ सकता है कि अटलांटिफिकेशन किस महासागर का हो रहा है, तो आप कहेंगे आर्कटिक महासागर का। और अटलांटिफिकेशन क्या है, तो उसको भी आप बता देंगे कि अटलांटिक महासागर का जो जल है, गर्म और खारा जल आर्कटिक महासागर के नीचे जा रहा है। इसकी वजह से इसे ही क्या बोलते हैं, अटलांटिफिकेशन कह रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा घुमा करके आएगा, तो उसको आप उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है, एग्जाम में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो यूनिप है, उसने अपशिष्ट जल समस्या को समाधान में बदलना, एक ऐसा शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उसने कहा है कि जो वेस्ट जल है, वेस्ट वाटर है, उसको, जो उसकी समस्या है उसको हम समाधान में बदलेंगे। मतलब वेस्ट जो वाटर है उसका हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है। इस नाम से एक रिपोर्ट जारी की। तो एग्जाम में ये पूछा था कि ये रिपोर्ट किसने जारी की, तो आप कहेंगे यूनिट ने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, ठीक है। अपशिष्ट जल समस्या समाधान बदलना ये शीर्षक है। और इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया है, इसके लिए आप इसका नाम ग्लोबल वेस्ट वाटर इनिशिएटिव ने इसका क्या किया है, इसको तैयार किया है। ये दो चीजें इसमें याद रखेंगे। और थोड़ा-सा अगर आगे की बात करते हैं, थोड़ा-सा अंदर घुसने की बात करते हैं, तो इसमें आप याद रखेंगे कि इसमें 11% जो अब तक ग्लोबल में, जो पूरे विश्व में जितना ज़्यादा वेस्ट जो वाटर होता है, जितना ज़्यादा अपशिष्ट वाटर है, उसका मात्र 11% ही हम इसको यूज़ करते हैं। तो सोचिए 90, मतलब 89% अभी भी बचा हुआ है जिसका हमें कोई यूज़ नहीं है। इसका हम क्या कर सकते हैं, संभावना ये है, ये कहा जाता है, अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बचा हुआ वेस्ट मतलब वाटर है, उससे हम 50 करोड़ लोगों को वैकल्पिक ऊर्जा दे सकते हैं, ठीक है। और 10% वैश्विक उर्वरक में इसका उपयोग कर सकते हैं।
वेस्ट वाटर की बात चल रही है, और 40 मिलियन हेक्टेयर तक इसकी सिंचाई भी हो सकती है वेस्ट वाटर से। तो इससे क्या होगा, अपना जो अपशिष्ट जल की समस्या है उसका समाधान भी हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का अब 3 वर्ष पूरा हो चुका है। ठीक है। ये लागू कब हुई थी? 2020 में ये लागू हुई थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है वनडे में कि कौन सी योजना, कौन सा मंत्रालय शुरू किया है, कौन सा, कब शुरू हुआ है, और इसकी इसका वर्ष कितना है। मैक्सिमम जितनी वो योजनाएं होती हैं वो 5 साल के लिए होती हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है ये वित्त वर्ष 2020-21 में आई थी, और ये 2024-25 तक लागू है। आत्मनिर्भर भारत योजना से 20,050 करोड़ की ये लागत से शुरू हुई है। 20,050 करोड़, और इसका लक्ष्य क्या है? 2024-25 तक मछली उत्पादन 22 मिलियन मीट्रिक टन होने की संभावना है। मतलब ये होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है कि हम 22 मिलियन मीट्रिक टन तक मछली उत्पादन करेंगे। कृषि सकल मूल्य वर्धित जो जीवीए है उसमें मत्स्य पालन का कितना परसेंट है, कितना परसेंट हमें बढ़ाना है? 9% तक हमें बढ़ाना है। ये भी याद रखेंगे कि जितना जीवीए है उसका 9% तक हमें इसे बढ़ाना है। उत्पादन में होने वाला जो नुकसान है वो 20 से 25% तक अभी उत्पादन में नुकसान होता है, जितनी लागत होती है, तो उसको हम घटा करके 10% तक करने का लक्ष्य है। ठीक है। अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जो उपलब्धियां हैं कि लागू करने के बाद इसमें हमें क्या क्या लाभ मिला है। 2019-20 में जब ये लागू हुई थी तो 2021-22 तक 14.3% की वृद्धि हुई है। ठीक है। ये हमने उपलब्धि हासिल की है। मत्स्य पालक जो है, जो मछुआरे हैं और जो मत्स्य पालक हैं, उनमें 1.43 किसान क्रेडिट कार्ड उनके नाम पर जारी की गई है। ठीक है। 1.43। भारत विश्व में तीसरा बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है, ये याद रखेंगे। भारत कौन सा स्थान रखता है मछली उत्पादन में? तो भारत तीसरा स्थान रखता है मछली उत्पादन में। और उत्पादन जो विश्व में जितनी मछली उत्पादित होती है उसका मात्र हम 8% उत्पादित करते हैं। तो पहले स्थान पर कौन है मछली उत्पादन में? चीन है। और हम कौन से स्थान पर हैं? तीसरे स्थान पर हैं। भारत जलीय कृषि उत्पादन में, जो जलीय कृषि है, तो जलीय कृषि में बहुत सारी चीज, सिर्फ मछली के अलावा भी बहुत सारे घोंघे, सीप और बहुत सारे प्रोडक्ट, मोती आदि मछली उत्पादन में, जलीय कृषि उत्पादन में मिलते हैं। तो ऐसे चीजों में हम कौन से स्थान पर हैं? दूसरे स्थान पर हैं। मछली उत्पादन में तीसरे स्थान पर, लेकिन जलीय कृषि उत्पादन में हम दूसरे स्थान पर हैं, इसको याद रखेंगे। ग्रामोद्योग विकास योजना, ये एमएसएमई मंत्रालय द्वारा योजना आई है, और ग्राम उद्योगों में इसको बढ़ावा देना है। जो ग्राम उद्योग है, जो एमएसएमई है, ठीक है, एमएसएमई, इस क्षेत्र को, जो कुटीर उद्योग बेसिकली है, उन सब चीजों को क्या करना है? बढ़ाना है। ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, तो इसके लिए दीक्षा एक प्रोग्राम लाया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नाम है उसका क्या? दीक्षा। और ये एनसीईआरटी की पहल है। और इसमें क्या है? ई कंटेंट है। ई कंटेंट मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिक चीजें यहाँ पर है। इसमें क्यूआर कोड पर आधारित पुस्तक है। ठीक है। तो डिजिटल पुस्तक है, ई बुकें हैं। और दृष्टिबाधित और बधिर के लिए क्या प्रोग्राम किया गया है? इसमें स्क्रीन रीडर है, स्क्रीन को ये पढ़ सकते हैं। और DAISY पर आधारित ये विकसित की गई है। DAISY, डाइसी क्या है? डाइसी है डिजिटली एक्सेसिबिलिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। इस पर ये विकसित किया गया है। कौन सा? दीक्षा। एशियाई जंगली कुत्ता, ये इसका नाम दिया गया है ढोल। तो ढोल एक एशियाई जंगली कुत्ता है जो कि डॉग फैमिली से है, और ये कर्नाटक शिवमोगा में मिला है। कर्नाटक के जो शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये कुत्ता देखा गया है। और इस कुत्ते को IUCN इंडेंजर्ड में रखा गया है, तथा ये सिटीज के परिशिष्ट सेकंड में रखा गया है। ठीक है। हाइपरलूप की बात करते हैं, तो ये हाइपरलूप, ये टाटा स्टील और TUTR हाइपरलूप के मध्य समझौता हुआ है। TUTR हाइपरलूप क्या है? ये IIT मद्रास द्वारा संचालित एक स्टार्टअप है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि शहरी संरचना विकास निधि UIDF, ये केंद्रीय बजट 2023-24 में भी इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। शहरी अवसंरचना विकास निधि,
प्राथमिक क्षेत्र के लिए ये क्या करता है, ऋण का निर्धारण करता है और वितरण को व्यवस्थित करता है। तो ये आ जाएगा कि शहरी अवसंरचना विकास निधि का कार्य क्या है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के लिए है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के लिए है, उसके लिए ये ऋण का इंतजाम करता है और उन जो ऋण जो पैसे हैं उसका वितरण को व्यवस्थित करता है। ये आवासन और शहरी मंत्रालय के माध्यम से आया है और राष्ट्रीय आवास बैंक जो है ये 10,000 रुपए से शुरू किया है, राष्ट्रीय आवास बैंक, ठीक है। कृषि अवसंरचना विकास उपकर केंद्रीय बजट 2021 और 22 से ये शुरू हुआ है और ये कृषि अवसंरचना के लिए वित्त जुटाना है, ठीक है। कृषि अवसंरचना से वित्त कैसे जुटाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, आयातित सेब, आयातित शराब पर उपकर लगाया जाएगा और उपकर लगा करके ये सरकार इससे उपकर कर लेगी और उसे संचित निधि में जमा करेगी, ठीक है। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी या ट्रिलेमा, ये शब्द पूछ लिया जाएगा कि ये शब्द किससे संबंधित है। ये अभी नया नया आया है ट्रिलेमा। जब ट्राइलेमा की बात करता है तो ये एक अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिकल टर्म है, जो कि निम्न तीन विकल्प एक ही समय में नहीं अपना सकते। मतलब कहने का मतलब है कि जो ट्राइलेमा है ये एक इकोनॉमिकली मतलब अर्थव्यवस्थीय शब्द है और ये ऐसा शब्द है जिसमें से जो नीचे दिया गया ये जो 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को एक साथ आप अपना नहीं सकते हैं। तो पहला पॉइंट है स्वतंत्र मौद्रिक नीति और एक निश्चित विनिमय दर को बनाए रखना और तीसरा है अपनी सीमाओं के पार पूंजी को मुक्त प्रवाह की अनुमति देना। तो इन तीनों पॉइंट को एक साथ आप लागू नहीं कर सकते, इसी को कहा गया है ट्राइलेमा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ट्राइलेमा शब्द सिर्फ याद रखना कि ये अर्थव्यवस्था से संबंधित शब्द है। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत आरोग्य मैत्री क्यूब, तो अब ये आरोग्य मैत्री क्यूब याद रखेंगे। आरोग्य मैत्री क्यूब शब्द, आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब है ये एक चलता फिरता एक प्रकार का हॉस्पिटल है। ये दुनिया का पहला ऐसा आपदा अस्पताल है, ठीक है। आपदा अस्पताल से संबंधित इसको हम बात करेंगे आरोग्य मैत्री क्यूब को। इसमें क्या है कि 72 क्यूब लगी हुई है और जिसे आप असेंबल करके एयरलिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपदा अस्पताल है तो जहां पर भी आपदा आएगी और एयरलिफ्ट के माध्यम से हम इसको लेकर के वहां पहुंच जाएंगे। इसमें सुविधाएं क्या है कि एक साथ आप 200 लोगों को 48 घंटे के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और इसका नाम भीष्म है तो इसका फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ठीक है, इसको याद रखेंगे। म्यांमार को 2 आरोग्य मैत्री जो क्यूब है उसे हम दे चुके हैं और अब श्रीलंका को देने की व्यवस्था की जा रही है, मतलब अभी असेंबल किया जा रहा है। तो ये 1 से 5 तक के लिए कुछ करंट अफेयर्स हैं जिसको हम एक नज़र में देख लेंगे। ऐसे हम आगे भी 5 डेज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।